Okay, so good morning, everyone. I hope my voice is loud and clear. Okay, so have you solved this problem? क्या आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया था? Anyone got the answer? चलिए, देखिए, what we were studying in our previous lecture, I'll just revise once. हम लोगों ने we have started with the statically indeterminate systems. Now, what are statically indeterminate systems? जब number of equilibrium equations less than no number of unknowns है. So we have a situation of statically indeterminate systems. तो हाउ टू प्रोसीड? तो सबसे पहले तो आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखनी है. आफ्टर राइटिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, just check how many number of unknowns are there. If equilibrium equations are less than number of unknowns, then claim the system to be a statically indeterminate. And for an extra equation, you have to write a compatibility equation. और compatibility equation क्या होती है? It's an equation which you can generate by observing the displacement of a member of that problem. Then writing that displacement equation, which was your requirement for an extra equation. Apart from it, you already have equilibrium equations. Use all these equations and solve. You'll get the answer. So we have done for this. Okay, this question was also there. So let's start with this problem only. ये भी होमवर्क ही दिया था मैंने आपको. बनाए किसी स्टूडेंट से? I think you guys are not getting time for revision, despite having only 6 hours class in a week. Huh? चलिए देखते हैं. पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखता है. तो व्हाट विल बी इट्स फ्री बॉडी डायग्राम?
फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा इसका? लेट्स प्रोसीड फॉर द स्टेप 1. ये तो लग ही रहे हैं लोड्स जो लगना है. ये दो रिएक्शंस आएंगी. लेट्स से आर ए ऊपर और आर बी नीचे. ये हमें नहीं पता इसकी डायरेक्शन, बट ये है कि एक्सियल लोडिंग है. इतना ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में सिर्फ एक्सियल लोडिंग पढ़ रहे हो आप. अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग लोडिंग होगी और आखिरी में कंबाइंड लोडिंग पढ़ाऊंगा मैं आपको, ताकि सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाए. लाइक दैट. तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन यू हैव summation fx equal to 0 will give you 0 equal to 0. Summation fy equal to 0 will give you some important result that ra ऊपर 2p नीचे 3p नीचे, तो 2p minus p और rb नीचे. you'll get ra minus rb equal to 3p. Like that. So one equation you have now. And third one is summation moment equal to 0. तो मोमेंट किसी भी एक पॉइंट पे ले लो इस एक्सिस के, किसी भी एक पॉइंट पे ले लो इस एक्सिस पे, जीरो ही आएगा. तो 0 इक्वल टू 0. तो ये तो रिडंडेंट इक्वेशन है सारी, तो ये किसी काम की नहीं, ये किसी काम की नहीं. ओनली वन इक्वेशन है आप यू हैव. चलिए, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं आपके पास? सर नंबर ऑफ अननोन्स दो है हमारे पास. तो इक्वेशन एक, अननोन्स दो. I mean to say that you won't be able to solve for your I mean you won't be able to solve for your unknowns, that is RA and RB. तो क्या किया जाए? एक एक्स्ट्रा इक्वेशन और जनरेट की जाए. एक्स्ट्रा इक्वेशन कैसे जनरेट कर सकते हैं हम? सर एक्स्ट्रा इक्वेशन ऐसे जनरेट हो सकती है कि हम इस मेंबर का डिस्प्लेसमेंट देखें. तो हमें पता है कि ओवरऑल इफ आई कॉल इट एज दो दिस मेंबर इज वन ओनली, ओके, ये एक ही मेंबर है, मतलब ये ऐसा मत सोचना ये अलग अलग पार्ट्स हैं, ये सेम. वो तो बस सेक्शन बना रखा है ताकि अलग से दिखा सके कि लोडिंग एक्ट हो रही है. तो वन, इसको मैं अगर तीन पार्ट में डिवाइड करूं तो तीनों का टोटल इलोंगेशन, समेशन ऑफ इलोंगेशन will be zero. Why? Because you can see that there are rigid supports. So you have constraints over there, right? Fine, sir. तो अब इसका एफबीडी बना लेते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल निकालना है हमको सबका, E1 प्लस E2 प्लस E3. अब इंडिविजुअली अगर मुझे सबका निकालना है इलोंगेशन, तो मुझे इंडिविजुअल सारे पार्ट्स की लोडिंग पता होना चाहिए. तो फॉर मी टू नो द लोडिंग्स ऑफ ऑल द पार्ट्स, आई हैव टू मुझे एक एक पार्ट को अलग करके उनमें इंटरनल फोर्सेस देखना होंगे, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस के कारण ही इसमें इलोंगेशन हो रहा होगा. तो जब मैं पहला कट लगाता हूं यहां पर, जब मैं पहला कट लगाता हूं यहां पर, तो एवरीवेयर आई सी दैट देयर इज, यहां तक मैं हमेशा देखूंगा कि मुझे आरबी दिखेगा. फिर क्या होगा? यहाँ आरबी, तो यहां पर भी आरबी. अच्छा, इसको आर ए बोल देते हैं. RA. फिर मैं नीचे बढ़ा,
मुझे पता है RA तो है इस फेस पे और 2P नीचे, तो ये RA माइनस 2P हो गया, तो ये भी RA माइनस 2P हो जाएगा। और नीचे गया, यहाँ RA माइनस 2P है तो यहाँ पर भी RA माइनस 2P हो जाएगा, और नीचे की तरफ P ऐड हो ही रहा है तो ये माइनस, एक मिनट, RA 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 ठीक है, RA माइनस 2P ऊपर और P नीचे, तो यहाँ माइनस P आ जाएगा, तो ये RA माइनस 3P हो जाएगा, विच इज इक्वल टू RB। और शायद ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं, RA माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन से RB इक्वल टू 3P, RA माइनस RB इक्वल टू 3P। तो ये कोई नई इक्वेशन नहीं बनाई हमने, ये पहले से थी। तो इलोंगेशन लिखते हैं एक एक का। तो E1 प्लस E2 प्लस E3 इक्वल टू 0। E1 है PL अपॉन AE प्लस P अलग अलग है, P स्टेप फंक्शन है यहाँ पर, L अपॉन L कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, प्लस RA माइनस L by AE, L by AE, L by AE cancel off. 3RA is equals to 3P. RA is, एक मिनट, 5P और RA is equals to 5P by 3। और हम जानते हैं कि RA माइनस RB जो होगा, मतलब RA में अगर हम 3P माइनस कर दें तो RB आ जाएगा। तो दिस इज माइनस माइनस 4P अपॉन 3, मतलब ये चुनी गई डायरेक्शन गलत है। आप, दिस इज द रॉन्ग डायरेक्शन यू हैव चोजन, सो लेट्स करेक्ट द आंसर, लेट्स करेक्ट द आंसर। Let's correct it. Final understanding. So you had a bar like this and you have observed that there are reactions 5P upon 3 and 4P upon 3। ठीक है, next would be इंडिविजुअल। अगर हम समझें चीजों को तो देखिएगा, लेट्स ट्राई टू एनालाइज द थिंग्स इंडिविजुअली, मतलब इंडिविजुअल मेंबर्स में देखते हैं क्या हुआ है। RA 5P by 3 आया है तो ये भी 5P by 3 हो जाएगा और ये भी 5P by 3 हो जाएगा। 5P by 3 माइनस 2P कितना होगा? 5P by 3 माइनस 2P होगा माइनस P by 3, मतलब यहाँ पर सर आएगा P by 3, यहाँ पर भी आएगा P by 3 कॉम्प्रेशन, और ये तो ऑलरेडी 4P by 3 नीचे से लग ही रहा है, तो आप कैलकुलेट कर भी लोगे तो ये 4P by 3 ऐसा आ जाएगा। मतलब व्हाट इज एन ऑब्जर्वेशन, इसमें इलोंगेशन होगा और मतलब इसका साइज इंक्रीज होगा, इन दोनों का साइज डिक्रीज, such that total size of the member remains zero, मतलब total length remains zero, there is no elongation, total change in length remains zero। okay, तो 5P by 3 के कारण फर्स्ट वाले पार्ट में कुछ इलोंगेशन होगा, मतलब ये वाला पार्ट इलोंगेट होगा तो ये लाइन थोड़ी नीचे शिफ्ट होगी, और ये वाला पार्ट में कंप्रेशन हुआ है तो डेफिनेटली ये पुराना L था तो ये L से कुछ कम हो जाएगा और ये भी L से कुछ कम हो जाएगा, बट ये L से ज्यादा हो जाएगा, सच दैट ओवरऑल लेंथ इज स्टिल
overall summation of all the lengths is still like that. So internally there might be some displacement, but externally at the rigid supports there won't be. This is how you understand this. Any doubt in this kind of problem? ये बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में, बहुत ज्यादा पूछते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आपको ये गेट एग्जाम में देखने को मिलेगी, गेट या whatever competitive exams you appear in. Okay, nice. How many of you have attempted all these three problems? कितने बच्चों ने सारी तीन प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करी बोल रहा हूँ. क्यों अटेम्प्ट नहीं करी भाई? अच्छा, कुंजल has done it and Dhaval has done it. Only 2 students. ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? एग्जाम फॉर्म्स आ गए, आपको पता है, राइट? Have you started filling those forms? Okay. So just keep that thing in mind that you have to practice these questions. If you'll practice 3 questions, I'll give you 30 questions. But if you don't practice, not even a single student, only 1 or 2 students have practiced these questions. Okay, so how the things will work, guys? If I'm sincere about it, you have to be sincere about it. At least whatever subjects we'll be doing under this Prerna scheme, I'll make sure that you will never face any problem in those subjects entire your preparation of any of the competitive exams. This is something I can because I know that whatever I teach, like I have an experience from past 7-8 years in all the coaching institutes of India, almost all of them, right? Almost all of them. So 95% or 98% of whatever I teach will come in the exam. That is for sure, because I'm teaching you everything. It's not like that I'm doing cut short and I'm not teaching you everything. Either I teach completely or I won't teach. That's what I do. So just keep that thing in mind. Take it seriously. At least 1 or 2 or 3 subjects of yours would be completed with this. Okay. In the evening and afternoon, when I am taking classes with not for this Prerna scheme but for other coaching institutes, I know that there are around, you won't believe, 400, 300 students sitting in a single class. So there they don't even get the time to have a doubt discussion completely. So just make the best use of me. I'm available to you. That's what I'm saying. Right now, actually, you don't know anything about me. That's why the only thing, I don't want to explain it right now, but the only thing I'll tell you is that make the best use of me. That's what you can do right now. Okay. Whether you are going to any other coaching institution, I don't have any problem, but at least I'll recommend you that at least whatever subject I'm teaching you, you can definitely cover it up from my side, from this scheme. Okay. Chaliye. So let's solve this problem. So there are 3 equally spaced rods in the same vertical plane supporting a rigid bar. So this yellow guy is a rigid bar. 2 outer rods are brass, each 600 meter long. तो ये 600 मीटर लॉन्ग ब्रास की रॉड है.
and 25 mm is the diameter and 600 mm long is the brass rod. The central rod is of steel, that is of 800 mm length and 30 mm in diameter. So ठीक है, fine. Determine the forces in the rods due to an applied load 120 kilonewton through the midpoint of the bar. So basically this load is centric to the steel bar. So ये entire system is actually ये A है, ये भी A है. So symmetric problem you have over here. So since there is a geometric similarity, we will be expecting similarity in forces also. Okay. So the important point given in the problem is that the bar remains horizontal after application of load. So क्या होगा, चलिए समझते हैं प्रॉब्लम. जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा इसके ऊपर 120 किलो न्यूटन, ये ब्रास और ये स्टील है, दे आर हैविंग सम इलास्टिक लिमिट्स, राइट? तो दे आर इलास्टिक इन नेचर बेसिकली. तो ये रॉड तो रिजिड है, तो ये रॉड में तो कोई डिफॉर्मेशन होने नहीं वाला, तो ये रिजिड है भाई, इसको ध्यान रखो, इसकी कोई इलास्टिसिटी नहीं है, इसकी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है. तो ये तो डिफॉर्म होगा नहीं. अगर ऐसा होता तो हो सकता इस पे फोर्स लगाते, अगर ये रिजिड नहीं होता तो पता चला ये इलोंगेट हो जाता है, यहाँ से ऊपर वाले तक तो बात ही नहीं पहुंचती. ओके, बट ऐसा है नहीं, ये रिजिड है, तो पूरा का पूरा एक्सटेंशन इन ब्रास और स्टील के पास आएगा. तो होगा क्या, अगर मैं थोड़ा सा इसको ओवर करूं तो ये है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल ही रहेगा. तो ये ब्रास में कुछ एक्सटेंशन होगा, स्टील में कुछ एक्सटेंशन होगा और फिर ब्रास में कुछ एक्सटेंशन होगा, like this. So new diagram would be something like this. तो ये तो पुराना वाला है, अभी जो पुराना वाला है वो बना रहा हूं मैं. इसको ऐसे ही ले लो यार, ठीक है. अब क्या होगा, ये तो ओल्ड पोजीशन थी इसकी, अब इसकी न्यू पोजीशन आ गई है. ये तो रिजिड सपोर्ट्स है, तो ये तो यहीं रहने वाले हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि देयर हैज बीन एन एक्सटेंशन इन देम. तो ये एक्सटेंशन कितना हुआ, पहले पोजीशन यहां थी, वायर्स यहां कनेक्टेड थे, अब वायर्स यहां कनेक्टेड है. So this is what is elongation in brass, and this is what is elongation in steel also. Same elongation they will go, because you have a constraint over here as a rigid body. This is a rigid body which is acting as a constraint. तो पहले तो ये समझना है कि प्रॉब्लम स्टैटिकली डिटरमिनेट है या इनडिटरमिनेट है. आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग, so let's make a cut over here. What I'll do is I'll first select this for future references. What I'll do is एक रैंडमली यहाँ कट लगा देते हैं, तो हमें पता चलेगा कि क्या फोर्सेस हैं सिस्टम के अंदर.
नहीं लगाएंगे तो इंटरनल फोर्सेस रिवील नहीं होंगे, और इंटरनल फोर्सेस रिवील नहीं होंगे तो एक्सटेंशन कैसे निकालोगे? तो जब मैं यहाँ कट लगाऊंगा डियर, ठीक है, सो व्हाट आई ऑब्जर्व इज, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये कट लगा मान लीजिए, और ये कट लगा, तो ये वायर्स हैं आपके यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी वायर आएगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। डायग्राम सब कुछ समझा देता है यार। If the diagram is drawn properly ना, everything is crystal clear in the mind of student। ठीक है, और ये बीच में 120 किलो न्यूटन लग रहा है, ऐसे ना भूलें, इसी के कारण तो एक्सटेंशन हो रहा है। ये इंटरनल फोर्सेस होंगे इनके अंदर के। इसको जोड़ दोगे सिस्टम को तो वापस ऐसा बन जाएगा, करेक्ट ना? बस, तो ये है इंटरनल फोर्स जनरेटेड इन ब्रास, इंटरनल फोर्स जनरेटेड इन स्टील, बिकॉज इट्स द सिमेट्री ओवर हियर, दिस इज एन इंटरनल फोर्स जनरेटेड इन ब्रास आल्सो। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व करूंगा उसमें सिमेट्री हटा दूंगा मैं। नाउ यू कैन थिंक ऑफ द, कि ये हमारा एक फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है, और यहां पर अगर मैं इस फ्री बॉडी डायग्राम को एनालाइज करूं, सो दिस इज माय एफबीडी। नाउ एफबीडी होना चाहिए तभी आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख पाओगे। सो दिस इज माय स्टेप 1, रेफरेंस टू दिस एफबीडी आई कैन राइट। हमेशा जब भी फ्री बॉडी न्यूटन्स लॉ लिखते हो, समेशन एफ इक्वल टू 0 या समेशन एफ इक्वल टू एम ए लिखते हो, तो ऑलवेज गिव रेफरेंस टू अ फ्री बॉडी डायग्राम एज वी आर डूइंग इट ऑलवेज। तो ये एफबीडी में लिख सकता हूं मैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 implies 0 इक्वल टू 0, समेशन m इक्वल टू 0 implies, ये लेंथ सेम है यहाँ पर, राइट? तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लोगे तो pb into a is equals to pb into a आ जाएगा, implies 0 equal to 0, so these are of no use। summation fy equal to 0, yes, hope it works। so pb ऊपर twice pb, और psb ऊपर 120 नीचे, like this। so you have two equations, sorry, one equations and two unknowns। so your unknowns are, तो दो अननोन है, एक इक्वेशन है, तो वी नीड एन एक्स्ट्रा इक्वेशन, और उसके लिए हमको डिस्प्लेसमेंट ऑफ बार स्टडी करना पड़ेगा, तो जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। जस्ट अ मिनट गाइस, ओके। तो क्या बोलता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बार? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बार ये बोलता है कि जितना ब्रास में एक्सटेंशन होगा उतना ही स्टील में एक्सटेंशन होगा। तो एक्सटेंशन इन ब्रास इज इक्वल टू एक्सटेंशन इन, यहाँ लिखते हैं, extension in brass is equals to extension in steel, like that। extension in brass कितना होगा? P brass L brass upon A brass E brass। स्टील में PS LS AS ES। you all know this is given to you, right? This is given। the only thing required, what you will get over here is PB is some factor of PS। so this two equations 1 and 2, you'll get the answer, solve for it, you'll get the answer, okay? And the answer I have given already in this previous lecture, okay? Question,
Answer is written over there. You can check from your previous PDF. There is an answer over here. Or let me pull it off from here and let me place it over. डबल आंसर मैच हुआ आपका? If you solved it, this answer matched. Okay, that's great. So now we have next type of question where there is loading, where the loading is not symmetric and the geometry is also not symmetric. So neither the loading is symmetric nor the geometry is symmetric. Why? Because you have this, this and this. आप देख सकते हो इनमें भी ऑफसेट है. पिछली प्रॉब्लम में ये दोनों सेम लेवल पे थे. प्लस जो लोड आप अप्लाई कर रहे हो, that load is 5 kilonewton offset from so that load is 5 kilonewton and is offset 0.4 from the center. That's why now you won't have a symmetry. चलिए पहले यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि होने क्या वाला है प्रॉब्लम के अंदर. देखिए प्रॉब्लम के अंदर ये होने वाला है, अगर मैं इसे एक लाइन से रिप्रेजेंट करूं जस्ट टू सिंप्लीफाई माय लाइफ. और हम यहाँ पे लोड लगा रहे हैं, इस पे यहाँ पे लोड लगा रहे हैं, तो ये ऐसा जाएगा. तो ये पहले तो ओरिजिनल पोजीशन बना देते हैं इसकी. This point is of course A. अब यहां जब लोड लगेगा तो ये बाहर ऐसे जाएगा. तो दिस इज elongation in 1. This is elongation in 2. This is elongation in 3. और अगेन आप कट करके देखोगे तो ये आपका वायर ए बी है. मैं नीचे बना लेता हूँ. ये वायर ए बी है. ये वायर क्या सॉरी रिजिड रॉड ए बी है आपकी. इस पे आप कट करोगे तो 3 वायर्स कट होंगे और 3 वायर जब कट होंगे तो ये P1 होगा, ये P2 होगा, ये P3 होगा. अब तीनों में फोर्सेस अलग अलग आएंगे. क्यों? क्योंकि अब सिमेट्री नहीं है, ना लोडिंग में है ना ज्योमेट्री में. और यहां पे लग रहा है आपका 5 किलो न्यूटन का, which is located at 1.6 meter from P1. तो देख लीजिए कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है आपके पास. Summation fx equal to 0 is of no use. Summation fi, yes, it's working. P1 plus P2 plus P3 equal to 5 kilonewton. Okay, so you already mentioned 2 equations over here. The third one will be summation of moment about any point of your choice. Let's say this is A. इस पे तो लूंगा नहीं मैं. ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस पे भी नहीं लूंगा क्योंकि मैं ऐसे पॉइंट पे लूंगा जहां पर एक अननोन है ताकि मेरी इक्वेशन कम हो जाए. So let's take it at this point 1. Let's say this is 2. तो क्या होगा मोमेंट भाई? लेट मी चेक विद द डिस्टेंसेस फर्स्ट. 2 मीटर 2 मीटर है, इक्वली स्पेस्ड है वायर्स. तो this guy is 2 meters and this guy is 4 meters.
तो P2 का सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट विद 5 किलो न्यूटन लोड. 5 किलो न्यूटन का क्लॉकवाइज आएगा. लेट्स से क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव. और P2 और P3 का नेगेटिव आएगा. तो P2 into 2, P3 into 4. This is equal to 0. So you have two equations. You have two equations. And unknowns are 3. Problem is statically indeterminate. Okay. So we have a statically indeterminate problem over here again. Now what to do? One extra equation we need. तो डिस्प्लेसमेंट रीड करो. तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना चुका हूं. और यहां से आप इसकी कंपैटिबिलिटी जनरेट कर सकते हो. तो कंपैटिबिलिटी क्या होगी? Elongation in one you have over here E1, E2, E3. This is 2 meters. This is 2 meters. ट्राइंगल ट्राइंगल खेलना पड़ेगा. इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल क्या, सिमिलर ट्राइंगल्स निकाल दो इसमें से दो. एक ही बार में आंसर आ जाए आपका. देखो एक ये ट्राइंगल चूज कर लो. और एक ये ट्राइंगल चूज कर लो. दोनों आपस में सिमिलर होंगे. आप लिख सकते हो E2 माइनस E1, मतलब ये वाली लेंथ, अपॉन 2 इज इक्वल्स टू E3 माइनस E2, मतलब ये अपॉन 2. So we have E1 plus E3 is equals to twice E2. तो जो E2 होगा वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में E1 plus E3 का मीन होगा. एंड दिस इज योर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. बस इसमें कॉन्स्टिट्यूटिव लोड रिलेशनशिप डाल दीजिए, लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, सो दैट यू विल गेट द लोड ओवर हियर. तो 2 में आएगा P2 L2 अपॉन A2 E2. सबके वायर सेम है शायद, सेम मटेरियल के हैं, तो यहाँ पर E का लफड़ा नहीं होगा. और एरिया भी सेम देना चाहिए. हाँ, क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो एरिया भी ए हो जाएगा. फिर P1 L1 अपॉन AE प्लस P3 L3 अपॉन. तो ये आ गई आपकी एक और इक्वेशन. ट्वाइस P2 L2 इज इक्वल्स टू P1 L1 प्लस P3 L3. So you have two equations. So this is equation 1. 2 and 3. So three equations. Now you solve for it, you'll get the answer. तो P1 P2 P3 की वैल्यू आई आपकी, और क्या वो वैल्यू यही आई?
So that's really nice. So answers are being confirmed by one of your friend. If you have any doubt, please ask. Yeah. Uh, can you have you understood that कि ये yellow triangles जो होंगे ये equilateral triangle होंगे? Sorry, similar triangles होंगे. So have you understood this that कि ये length E2 minus E1 upon 2 ये length E2 minus E1 होगी और ये length E3 minus E2 होगी. यहाँ तक समझ में आया? बस फिर क्या है, इसको सॉल्व कर लीजिए. इसको सॉल्व करके लिख दिया ना. That clear? Twice E2. Okay, okay. I just thought that I made a mistake. Anyways, all right. So I have solved all the major variations of the problems related with the statical indeterminate system. Just by an experience means just use your sense ना. ये यहाँ पर आप लोड लगा रहे हो ऐसा. अच्छा यार, बॉडी हमने ऐसे रोटेट करना चाहिए. उल्टा हो गया बॉडी का रोटेशन. सही बोल रहे हो. जब लोड यहाँ लगेगा तो रोटेशन यूं जाएगा बॉडी का. Like this. मुझे दिमाग में भी यही था बट बना मैंने ऐसे ही दिया, पता नहीं क्यों. चलो एनीवेज, विल करेक्ट इट बट आंसर वुड बी सेम. ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता बट वी नीड टू बी करेक्ट. यहाँ लगाओगे लोड आप. और वो हाउ डू वी नो दैट बॉडी इज गोइंग टू रोटेट अबाउट ए? सो आई हैव नॉट ड्रॉन द रोड. अब बॉडी रोटेट अबाउट ए होगी ना. सो दिस वुड बी द इनिशियल लाइन, लेट्स से फॉर एग्जांपल. अब यहाँ आप लोड लगाओगे. दिस टाइम आई विल बी केयरफुल दैट apply load over here like this. तो ये सिचुएशन हो सकती है. Actually, in other words, maybe if you are not comfortable, also you don't know the. ये आपका E1 हो जाए, ये E3 हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा और ये E1 हो जाएगा. Now you can choose again the triangles. और आप यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल चूज करते हो अगर, तो अगेन E2 माइनस E3. अब थोड़ा सा सीन ऐसा हो जाएगा आपका यहाँ पर. क्या आप लिखोगे E2 माइनस E3 अपॉन 2 meters is equals to E1 minus E2 upon 2. So I hope we end up with the same equation. Twice E2 is equals to E1 plus. So either way you choose. But as of my experience, what I feel is कि ऐसे ही जाएगा. हमने वो गलत बनाया था, है ना. यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ऐसे ही तो जाएगा.
नीचे, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, like that. Is that all right, Monu? चलिए, तो सारी प्रॉब्लम्स जो मोस्ट ऑफ देम हो सकती है कि एक तो दो फिक्स्ड, इसमें हमने एक वी हैव सॉल्व्ड वन मोर प्रॉब्लम ओवर हियर. तो वी स्टार्टेड आवर होल थ्योरी विद, देखो मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको, केसेस और सब याद रहेंगे. हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, या टॉपिक स्टार्ट किया था डिफॉर्मेशन से. डिफॉर्मेशन तो हो गया, ठीक है. फिर हमने इलास्टिक डिफॉर्मेशन समझा, क्योंकि हम इलास्टिक लिमिट्स में काम करेंगे. हमने बल्क मॉडुलस को समझा. उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिकली इलास्टिक डिफॉर्मेशन एक्सियली लोडेड मेंबर्स के लिए पढ़ेंगे, जहां पर हमने सबसे सिंपलेस्ट केस लिया कि अगर कोई मेंबर के पास कोई सिंपलेस्ट मेंबर है, मतलब कोई वेरिएशन नहीं है, तो इक्वल टू पीएल अपॉन ए ही होगा. फिर हम स्टेप वेरिएशन लेकर आए, पहले एरिया में लेकर आए, फिर मटेरियल में लेकर आए, पहले एरिया और मटेरियल में लेकर आए, और फिर उसके बाद लोडिंग में लेकर आए. ये सॉल्व वन प्रॉब्लम जस्ट टू हैव अ फील कि भैया कैसे प्रॉब्लम आता है एग्जाम में. Then there was a variation, but now this time variation was not in the load or area. Now it is a continuous variation. It's not in steps now. It's a continuous variation area. Next हमने continuous variation in load देखा, which was elongation due to self weight. Then we entered into statically indeterminate system, जहां पर हमने सबसे पहले एक horizontal बार को देखा कि उसको कैसे डील करना है अगर दोनों तरफ से सपोर्टेड है. तो वो, क्योंकि दोनों तरफ से सपोर्टेड होगा तो इट वुड बी डेफिनेटली स्टैटिकली इंडिटरमिनेट. बट व्हाट इक्वेशंस वी हैव फॉर सॉल्विंग दिस, रिमेंबर दैट यहाँ पे लोडिंग कैसी है, यहाँ पे लोडिंग एक्सियल है. अगर यही लोडिंग यहाँ पर ऐसी हो जाती तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी वुड हैव बीन एंटायरली डिफरेंट. विल सी टू इट लेटर ऑन. फिर इसके बाद बात होती है कि वर्टिकल लिया है हमने, बट वेट नेग्लेक्ट किया तो डजंट मैटर. थर्ड, हमने एक बार है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखा, और उसी का वी हैव सीन दिस ओवर हियर. देखो यहाँ पे हमने, यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही बनाया था. चलिए, धवल आपने कौन सा लिया था? कैन यू टॉक टू मी? ये अभी वाला लिया था कि पिछले बार वाला लिया था? नहीं सर, बी बी के अलोंग रोटेट किया था. बी के लॉन्ग रोटेट किया था, मतलब जो अभी मैंने बनाया यही किया था. अभी बनाया वही. हाँ, तो बोलना चाहिए ना आपको कि सर वी हैव अ डाउट इन दिस. हाँ, क्यों भाई? फिर आपने आपने क्या माना? आपने ये माना कि करने दो सर को गलती, कि आपने ये माना कि मैं गलत हूँ? क्या सोचा आपने? पहले सोचा सर गलत हो गया होगा, बट लेकिन बाद में मोनू ने जब बात बोला तब लगा कि ठीक है, सही है. नहीं तो ऐसा अपना प्रॉब्लम, आप आपको क्वेश्चन क्यों देता हूँ मैं अटेम्प्ट करने के लिए, पता है? उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ही यही है, आपसे बने नहीं बने दैट इज फाइन, बट उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपको आपकी गलतियां पकड़ में आए. ऑल्दो इस टाइम मेरी पकड़ में आ गई, बट 99% केसेस में यू विल बी एबल टू कैच योर ओन मिस्टेक्स, राइट? तो यस व्हेनेवर यू आर डेविएटिंग, देखो या मैंने कुछ किया, आपने आपका वो मैच नहीं किया है ना, मोस्ट ऑलमोस्ट ऑल द टाइम माइन वुड बी करेक्ट, योर्स वुड बी रॉन्ग. बट आपको लगेगा कि यार ये मेरा गलत क्यों है, तो आपको ये सोचना है कि यार वेयर आई कमिटेड द मिस्टेक. दैट टाइम यू हैव टू थिंक ओवर देयर, and once you realize that you have committed mistake over here, that it's fine. But if you are not able to recognize your mistake, then you can discuss with me. That's the point of attempting the problem. यस सर. Okay, yeah, chaliye. So we have this now. Now the next topic under the statically indeterminate systems is thermal stresses. Okay, we'll start with thermal stresses.
Now let us understand it. Okay, we all know that because of increase in the temperature, there is a extension or there is expansion in the length of a job. So अभी मैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं बता रहा हूँ आपको, अभी हम थोड़ा थियोरेटिकल हो जाते हैं, फिर एक दो प्रॉब्लम्स है इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। ये प्रॉब्लम रेलवेज में काफी इनकाउंटर की जाती है और वहां पर इसको कैसे ध्यान में रखा जाता है उसके लिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो द थिंग्स वुड बी वेरी मच क्लियर एट दैट टाइम। Let's say this is length L, and the surrounding temperature is T. Let's say for example, अब मैं क्या करता हूं, मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं। तो व्हाट विल हैपन, तो लेट मी शो इट विद सम अदर कलर, कि अगर मैं ये फिट डालता हूं डेल्टा टी का, सो देयर विल बी अ बिट ऑफ चेंज इन दैट। ये बहुत छोटा होता है, मतलब ठीक है, मतलब ये दिस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू अदर्स बट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल समटाइम्स। This is what we call as thermal expansion. The ET, I'll be using it for this. So what is the value of thermal expansion? Alpha L, this length will take initial length L naught into change in temperature. So what is ET? Thermal expansion. And can be contraction also, okay? If you thermal expansion, if temperature delta T is greater than 0, and thermal compression. What is alpha? Alpha is coefficient of thermal expansion. ये तो आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, coefficient of thermal expansion. इसकी यूनिट क्या होगी? ये लेंथ का है, ये लेंथ का है, तो पर डिग्री सेल्सियस वुड बी। ठीक है सर, दैट इज फाइन। और इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट केसेस समझते हैं ताकि चीजें आसानी से समझ में आए। सो केस वन ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज ये टेबल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं। लेट्स से अभी टेम्परेचर some temperature T is there and we increase it to delta T, तो क्या होगा? There will be thermal expansion. याद रखें ये फ्री टू मूव है, फ्री टू एक्सपैंड। तो जब ये फ्री टू एक्सपैंड है, ये इजीली फ्रीली एक्सपेंशन हो रहा है इसमें, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, राइट? आई मीन टू से दैट वरी अबाउट इट इन द सेंस कि इसमें कोई स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होगी। स्ट्रेसेस कब जनरेट होगी? जब मैं इसके एक्सपेंशन को रोकूंगा, तब इंटरनल फोर्सेस जनरेट होंगे। मैं नेक्स्ट केस में लेता हूं उस चीज को। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज नो थर्मल स्ट्रेस, बट देयर विल बी स्ट्रेन तो होगा, बस स्ट्रेस नहीं होगा। So this is a classical example of that there exists strain, but there does not exist a stress. The strain can exist without stress. In case of this, next would be a restricted motion.
तो यहाँ पे तो हमने लिख दिया था नो रेस्ट्रिक्शन. So what I'll do is over here is I'll restrict its motion. कैसे करेंगे इसे हम दो फिक्स्ड. अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को. अब क्या होगा, अब जब मैं टेम्परेचर राइज करूंगा तो ये वाले एंड की इच्छा होगी इस तरफ जाने की और ये वाले एंड की इच्छा होगी इस तरफ जाने की. दे विल राइट दे वांट टू एक्सपैंड बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, बिकॉज आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. तो देखो ध्यान से समझना, जो लेफ्ट हैंड है, मतलब लेट्स से दिस इज द लेफ्ट हैंड, ये ब्लॉक है, तो ये लेफ्ट हैंड है जो ब्लॉक का, इसकी इच्छा होगी इस तरफ जाने की. तो सपोर्ट बोलेगा मैं नहीं जाने दूंगा, तो सपोर्ट इस पे फोर्स किधर लगाएगा. लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ इट एंड अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन. इस पॉइंट की इस सेक्शन इस लाइन की टेंडेंसी है इस तरफ जाने की, तो ये सपोर्ट बोलेगा मैं नहीं जाने दूंगा, तो एक्चुअली में सपोर्ट फोर्स लगाएगा इस पे इस तरफ. सिमिलरली ये वाला एंड भी इस तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगा, तो ये सपोर्ट बोलेगा मैं नहीं जाने दूंगा, तो सपोर्ट भी इस तरफ फोर्स लगाएगा. ना हैविंग सेड दैट, ये समझ में आता है कि देयर विल बी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इनसाइड इट. कंप्रेसिव स्ट्रेसेस विल बी जनरेटेड. And these are nothing but because of thermal energy provided, so this is why we call it as thermal stress. But there won't be any thermal strain, but there won't be थर्मल स्ट्रेन, नहीं होगा, सिर्फ थर्मल स्ट्रेस होगा. सो चलिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये स्ट्रेस की वैल्यू निकालना है हमें. स्ट्रेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये सीखना होगा. उसके लिए एक मेथड यूज करते हैं हम, उस मेथड का नाम है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड. सिविल के स्टूडेंट तो पढ़ते होंगे, आगे भी पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स में, बट मैकेनिकल और पीआई के स्टूडेंट्स ध्यान दें. मैकेनिकल पीआई एक्सी है ना, एक्सी भी आ गया, तो एक्सी से भी फॉर्म भरिएगा आप लोग. मैं एक एंड को फ्री कर देता हूं, अभी रुक जाइए एक बार और. मैं आप क्या करिए, सबसे पहले किसी भी एक एंड को फ्री कर दीजिए. ठीक है सर, कर दिया. और ये लाइन थोड़ी ड्रॉ करके रखिए, ये यहां से फ्री किया. ठीक है सर, इसको फ्री कर दिया यहां से हमने, तो फ्री करेंगे तो क्या होगा, ये एक्सपैंड होगा, थर्मल एक्सपेंशन. मैं एरिया में रिडक्शन नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि लेंथ भी बहुत कम एक्सपैंड होगी, तो ये आपका थर्मल एक्सपेंशन होगा. हाँ सर, ये बट क्या ये एक्चुअली में हुआ है, नहीं एक्चुअली में हुआ नहीं है. तो आपको क्या करना होगा, आपको एक्चुअली में इसे वापस से बंद करना होगा, क्योंकि ये हुआ नहीं है ना. हाँ सर ये हुआ नहीं, तो वापस से बंद कैसे करोगे. एक्चुअली में अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर एक पी फोर्स लगाना स्टार्ट करोगे यहां से, और ये पी फोर्स क्या करेगा, ये आपकी फाइनल पोजीशन थी. अब ये पी फोर्स क्या करेगा, ये पी फोर्स धीरे 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 फोर्स लगा लगा कर इसे यहां पर लेकर आएगा. ये इमेजिन करना है आपको, क्योंकि आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करती ना, तो जब तक पी नहीं निकालोगे कैसे स्ट्रेसेस आएंगे. क्योंकि ये रियलिटी है.
तो मतलब आप क्या कर रहे हो, पहले उसे अलाउ कर रहे हो फ्रीली एक्सपैंड होने के लिए और फिर फोर्स लगाकर उसे बंद कर रहे हो like this. कि हमें भूलना नहीं है कि हम यहीं से स्टार्ट किए थे. So you started over here and you ended over here. In between, what you have done is you allowed hypothetical. This is all imaginary. You will allow it to expand and then apply a force over it. अच्छा सर ठीक है, तो अब ये एक तरीके से P इंटरनल फोर्स बन गया आपका और आपको एक्सटेंशन पता है आपका कितना है. तो हम जानते हैं कि PL अपॉन AE इक्वल टू करेक्ट ना. अब यहाँ L कौन सा लोगे, देखो यहां पर आप L ले सकते हो दिस ओरिजिनल L कि यहां पर एक अजम्पशन हमेशा रहेगा L इज वेरी वेरी मच लार्ज देन एप्सिलॉन. तो टेक्निकली तो आपको यहां पर L प्लस ET लेना चाहिए था, ठीक है. बट ET जो है वो देखो ET इज वेरी वेरी मच लेस देन L. आप ले भी लोगे, कोई भी प्रॉब्लम में सॉल्व करके देख लेना, मैं सॉल्व कराऊंगा, फर्क नहीं पड़ेगा. तो दैट्स व्हाई आई कैन राइट इट एज PL अपॉन AE. तो बच्चा बोलता है सर यहाँ पर क्यों नहीं ET नेगलेक्ट किया आपने. अरे भाई यहाँ पर जीरो के साथ है, तो जीरो के सामने तो ET बहुत बड़ा है बट L के सामने बहुत छोटा है. दैट्स व्हाई आई हैव नेगलेक्टेड इट इन फ्रंट ऑफ L. दैट्स द कॉन्सेप्ट. तो आपका PL अपॉन AE आएगा and P upon A is your stress, thermal stress. Okay. Like that. And मैं ET को भी लिख सकता हूं अल्फा डेल्टा T into L. थर्मल एक्सपेंशन कितना हुआ होगा, दिस गाय वुड बी अल्फा L डेल्टा T. Yes sir. So this guy goes away and we'll get answer as sigma is equals to alpha delta T. So this is a famous formula, you might have remembered it in your engineering also. Okay guys, so this is how you can calculate stress and strain. Thermal will be zero. Why? Because actually you have a rigid support over there, it's not free to move. So many times whenever you restrict strain, stress would be generated. Like that. So I'll just brief it once more that हमने इसे पहले फ्री छोड़ा, देखा कितना थर्मल एक्सपेंशन हो सकता था, फिर उसी थर्मल एक्सपेंशन को हमने बंद कर दिया एक हाइपोथेटिकल फोर्स से, क्योंकि वो फोर्स इसके अंदर कितना फोर्स जनरेट हुआ होगा, जितना रोका होगा, कितना रोका, इतना रोका, इसलिए मैं इसे ओपन करके देख रहा हूं. दिस इज व्हाट यू हैव स्टॉप. तो इसको स्टॉप करने के लिए कितना फोर्स लगा होगा वो मुझे निकालना होती है. तो स्ट्रेसेस जनरेट हुई, तो इसलिए पहले मैंने इसे खोल लिया फिर बंद कर दिया ताकि मुझे पता चल जाए कितना फोर्स लग रहा है उसे बंद करने में, उसको अपनी लोकेशन पे मेंटेन करके रखना है. दैट इज द कॉन्सेप्ट. Next case, we'll have a partial restriction. This is a practical application. बड़ा बना रहा हूं, छोटा रहता है, इतनी लेंथ होती नहीं है. मान लीजिए आपने यहाँ पर ये अलाउंस दिया हुआ है बाय का, मतलब इतने में ये फ्री टू है, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका
and of course this is L. रेस्ट्रिक्शन चालू हो जाए। और याद रखें एल बहुत बड़ा है वाई से, जो अलायंस दिया है वो तो mm में होगा, लेंथ जो होगी वो मीटर में होगी। रेलवे का ट्रैक देखो, एक रेलवे की पूरी पूरी लंबी पट्टी है और उसमें mm में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन देख रहे हैं। तो कैसे होगा इसमें देखिए, I'll just take it one more time. यहां पर भी आप क्या करो, इसे फ्री छोड़ दो, कोई फ्लेक्सिबिलिटी में कर, बट यहाँ लाइन बना दो ताकि हमें पता रहे कि हम ओरिजिनली कहाँ थे। और इसे फ्री टू एक्सपैंड कर दो, तो ये होगा कुछ कुछ तो पहले ये फ्रीली होगा, तो दिस वुड बी लाइक फ्री, और फिर ये रेस्ट्रिक्शन में होता। अगर ये हाइपोथेटिकल है, ये एक्चुअल में नहीं होगा। तो दिस इज रियल, हाइपोथेटिकल, तो इसे हमें बंद करना होगा। मतलब ये तो रहेगा क्योंकि ये तो फ्री था, बट इसे मुझे बंद करना होगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक फोर्स लगाना होगा P. And I have to close this chapter. Let's say this chapter is this is total thermal expansion. तो इसे हम मान लेते हैं एक आर्बिट्री डिस्टेंस A फॉर नाउ। तो मुझे पूरा का पूरा A बंद करना होगा, ET माइनस Y बंद करना होगा। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसके लिए? तो पी एल वुड बी, हम पूरा ही एल लेंगे क्योंकि यहाँ पर अज्यूम करेंगे वाई और ये बहुत छोटे डायमेंशन है एल के कंपैरिजन में। पी एल अपॉन ए इज इक्वल्स टू ईटी मुझे पता है क्या है, ईटी मुझे पता है एल अल्फा डेल्टा टी, और वाई मुझे पता होगा गिवन, या मुझे निकालना है। लेट्स से वाई इज व्हाट यू हैव टू डिटरमाइन, व्हाटएवर इट इज, आपको क्वेश्चन में दिया होगा, समझ में आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर सीधे कि ET is equals to y plus a. So L alpha delta T is equals to y plus a. Y plus a. A is your okay, हाँ, A is your sigma L upon. तो यहां से स्ट्रेसेस की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा L अपॉन E is equals to L alpha delta T minus y. एक्चुअली में केसेस नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं आपके सामने, अलग अलग केसेस ही हैं, बट उसको क्वेश्चन के फॉर्म में आप आगे देखो। तो ये दो केस हुए आपके, दो केस और बाकी हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे, बट पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल।
All right, so we have this question over here. This is problem number 1 for thermal stresses. And this is problem number 2. पहले तो हम initial stage में दो problem solve करेंगे जो दोनों types मैंने आपको बताया. So just start attempting this problem. Okay. Rails are led such that there is no stress in them at 24 degrees Celsius. If the rails are 32 meter in long, determine the stresses in the rail at 80 degree when there is no allowance for expansion. So this is no allowance for expansion case. Next आपको पता करना है stress in rails when there is an allowance of 8 mm per rail. मतलब अब 8 mm का Y दिया हुआ है आपको. Third question, maximum temperature for no stress in rails when expansion allowance is 8 mm. कितना टेम्परेचर आप राइज कर सकते हो कि स्ट्रेसेस जनरेट ना हो. और नेक्स्ट इज कितना अलाउंस दिया जाए रेल्स में कि 80 डिग्री पर भी कोई स्ट्रेस जनरेट ना हो. This is given to you as 11 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius, and this is E20. You take it as 205 only. Okay, no problem. 209. Take it as 209. चलिए start attempting this problem and I'll be back in a minute. अच्छा आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा ना, जस्ट अ मिनट.
All right, so let's start with this problem now. Rails are laid such that there are no stresses at 24 degrees Celsius, and rails are 32 meter long. So you can see that 32 meter is a very large as compared to the expansion. We'll see this. This is 32 meter rail और 24 डिग्री सेल्सियस पे इन पे कोई स्ट्रेसेस नहीं है. The stresses in rails at 80 degree when there is no allowance for expansion. तो कितना होगा? क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? No allowance मतलब fixed both the ends. Sigma is equals to alpha delta T into E. This is what it is, alpha delta T into E. So अल्फा का वैल्यू कितना है आपका? 11 into 10 to the power minus 6. Delta T is 80 minus 24 and E is 209 into 10 to the power 9. So you'll get 11 into 10 to the power minus 6 into 80 minus 24 into 209. Yes, sigma is equals to 128.744 megapascal. तो काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट का स्ट्रेस जनरेट हुआ है, आप देख सकते हो. छोटा मोटा स्ट्रेस नहीं है. तो अब आपने क्या सोचा कि हम एक काम करते हैं, 8 mm का अलाउंस दे देते हैं. तो दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2. So let's give an allowance of 8 mm. अब ये 32 मीटर है और ये 8 mm है. आप कंपेयर कर सकते हो कि इट्स वेरी लेस. So how to deal with this problem? देख, पहले फुली एक्सपैंड होने दीजिए इसको. हम हमेशा फॉर्मूला नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा. मैं काम करता हूँ, इस प्रॉब्लम को नीचे ले लेता हूँ. और इसको फ्री टू एक्सपैंड कर देते हैं कि भाई तो फ्रीली एक्सपैंड हो जाए. ये बहुत ज्यादा बना के दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है. एक्चुअली में इतना होगा नहीं, बट ठीक है, समझने के लिए भी बना देते हैं हम इसको. तो अगेन द सेम थिंग, दिस इज अल्फा डेल्टा टी, दिस इज वाई, और ये होगा, अगर मैं इसको बंद करके लाऊंगा तो पीएल अपॉन एबी. लेंथ हम सारी एल ही ले लेते हैं प्रॉब्लम को सिंपल बनाने के लिए. सिंपल क्या बनाने के लिए? तुम ले लो, वाई भी ले लो, कोई फर्क तो ना पड़ता है. डजंट मेक सेंस. अल्फा एल डेल्टा टी की वैल्यू होगी कितनी? चेक करके देख लो एक बार. अल्फा कितना आ रहा है आपका? 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. एल है आपका 32 मीटर और डेल्टा टी है आपका 80 माइनस 24. कितना आ गया ये? 0.019.
0.019 is nothing in comparison to 32 meters. बस तो लिख दीजिए अल्फा एल डेल्टा टी इज इक्वल टू वाई प्लस सिग्मा एल अपॉन ई। तो ये सॉल्व करने पर आया 0.0197। ये हमारा ऑलरेडी 8 mm दिया हुआ है, ये 8 mm है। हाँ, तो ये 0.008 होगा प्लस सिग्मा एल अपॉन ई, सो माइनस 0.008। This would be 0.011712 into E. What is the value of E? 209. On L. So that boils down to correct 76, correct Mugdha? 76.49 megapascal. Correct Dhavel, correct Khushbu. अब आप देख सकते हो कि मात्र 8 mm का अलाउंस देने से the stresses have been reduced significantly. पहले 128 थी, अब 76 हो चुकी। Many times we want that कि हमें कोई स्ट्रेस ही नहीं चाहिए, तो वो केस भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड केस देखते हैं, थर्ड में क्या पूछ रहा है। थर्ड में पूछ रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर नो स्ट्रेस इन द रेस व्हेन द एक्सपेंशन अलाउंस इज 8। मतलब कितना टेम्परेचर में राइज कर सकता हूं कि 8 mm अलाउंस वाले सिस्टम में कोई स्ट्रेस जनरेट ना हो। मतलब ये कह रहा है वो ये 8 mm वाला एक सिस्टम है, मैं इसमें कोई स्ट्रेस नहीं चाहता हूं। मतलब मैं इसमें एक्सपेंशन कितना चाहता हूं, मैं इसमें सिर्फ 8 mm का एक्सपेंशन चाहता हूं, क्योंकि इससे ज्यादा हुआ तो स्ट्रेस जनरेट हो जाएगी। दिस इज द ओनली अलाउड एक्सपेंशन वी हैव। तो कितना टेम्परेचर राइज कर सकते हो आप, तो 8 mm है, तो 8 into 10 to the power minus 3, दिस इज अल्फा, दिस इज थर्मल एक्सपेंशन, इतना ही अलाउ कर रहे हैं। तो अल्फा एल डेल्टा टी, एल कैन बी टेकन एज 32 meters. So this would be equal to alpha is 11 into 10 to the power minus 6. L is 32 meters. Calculate delta T from here. How much it is coming? 46, 32, 46 बता दो। डेल्टा टी जो आएगा वो आएगा 22.72 और नेक्स्ट टेम्परेचर आ जाएगा आपका 46, इसमें 20 ऐड कर दीजिए। If you add a 24, sorry, you'll get 46.7. अगर आप 46.72 तक टेम्परेचर राइज करोगे तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आपको कोई स्ट्रेसेस नहीं मिलेगी आपके सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट इज कि हम चाहते हैं कि 80 mm पर भी कोई स्ट्रेस ना आए, 80 डिग्री सेल्सियस पर भी कोई स्ट्रेस ना आए, तो क्या करना पड़ेगा, अलाउंस बढ़ाना पड़ेगी। सो इन टोटल 19.712, करेक्ट। ये तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, यहीं पे देख लो ये कितना था आपका, 19.7 था, और आप चाहते हो कि कोई भी स्ट्रेस ना आए 80 डिग्री पे, 80 डिग्री तो था आपका, 80 डिग्री राइज। तो आप
80 डिग्री राइज करोगे तो यहां से आपका एंड यहां तक पहुंच जाएगा, तो आपको पूरा इतना ही अलाउंस देना पड़ेगा, तभी जाके स्ट्रेसेस नहीं आएगी। तो डेफिनेटली 19.7 वुड बी द करेक्ट आंसर इन mm. So D is obviously 19.7. Okay. चलिए सॉल्व करें सेकेंड प्रॉब्लम। Any doubt, please let me know. I have to check for the answers actually. 50.62 it is telling. 50.62. Yeah, Mugda. I think Mugda's answer is correct. So basically, you are at minus 20 degrees Celsius, and now you keep on increasing the temperature.
This length will keep on increasing. $35. Mugdha, what you have taken? 35, right? तो इंक्रीज करते करते किसी टेम्परेचर टी पर आ जाओगे, मतलब यू आर बेसिकली हैविंग अ डेल्टा टी, एक्सपीरियंसिंग अ डेल्टा टी, और आप चाहते हो कि कंप्रेसिव स्ट्रेसेस भी आए। तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कब आएंगी? पहले तो आप ये यहां तक तो कोई स्ट्रेसेस आएंगी नहीं, स्ट्रेसेस आना चालू होंगी इसके बाद, लाइक तो 2.5 mm तक यू डोंट फील एनी स्ट्रेस, उसके बाद आपको स्ट्रेसेस चालू होंगी। चलिए इसको प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो बेसिकली द सेम थिंग वी हैव अगेन ओवर हियर, कि जो आपने यहाँ पे डिराइवेशन किया हुआ है, यू कैन यूज एग्जैक्टली दिस एज इट इज। हम डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर बार बार, तो नाउ वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। दिस इज 35 into 10 to the power 6 upon 80 into 10 to the power 9. Length you will consider 3 meters. L is 3 meters. Alpha is 18 into 10 to the power minus 6 into delta T minus Y. Y is 2.5. So we have 35 into 10 to the power 6 into 3 divided by 80 divided by 10 to the power 9. So this is 1.3125 into 10 to the power minus 3 plus 2.5 into 10 to the power minus 3. This is 3.8125 into 10 to the power minus 3 equal to 3 into 10 to the 80 into 10 to the power minus 6 into delta T. So change in temperature will be 70.6. So right now you will be at T1 as minus 20. So minus 20 plus 20, and over here again minus 20. So 50.601, correct. देखिए इस चीज को ऐसे समझिएगा, इस प्रॉब्लम को एक तरीके से और समझ सकते हो आप। ये फॉर्मूला तो मैंने ड्राइव कर ही दिया आपके सामने, बट लेट अस अंडरस्टैंड इट अदर वे। ये आ रहा है आपका 1.3 mm रफली, दिस टर्म, करेक्ट, 1.3, और ये है आपका रफ 2.5। तो इसका मतलब ये हुआ, समझिएगा, एक बार एल अल्फा डेल्टा टी वापस से निकाल लेते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। 3 into other way understanding, 3 into L is 3, alpha is 118 into 10 to the power minus 6, and delta t is we have calculated 50.6. This coming out to be 2.7. Okay, 2.7 minus 1. हाँ जी, एक मिनट, आप कहीं गलती करिए, इसको सॉल्व करना है। अल्फा
check alpha delta t once more. How much is this coming? T. Acha, delta t is 70.6. Okay. 70.6. Correct. So alpha is 18 into 10 to the power minus 6. And L is 3 meters. This is 3.8 actually coming out. ये सब mm. ये ऐसे समझिएगा, इस प्रॉब्लम को ऐसे, एक तरीका और है इसको, जस्ट वे टू अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट इज कि जब आप टेम्परेचर राइज करोगे -20 से लेकर तो 50.6 तक, तो ये 3.8 mm एक्सपैंड होगा, this much. It will expand by 3.8 mm. Then what will happen is, उस 3.8 mm में से 2.5 mm जो था वो ये फ्रीली मूव कर रहा था, इसलिए मैंने 3.8 में से 2.5 mm मिटा दिया, मतलब सेपरेट कर दिया, और जो बचा 1.3 वो स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. This is another way of understanding this problem. So the way you want, you can move ahead. Like that. Okay, so this is like the second type of problem. Let's start with the third problem. I'll just paste it once over here. So a compound bar. This is a type third problem now. Okay, type third. दो केसेस देख लिए थे हमने, ये type third problem. A compound bar is initially stress free. तो ये stress free. Compute stress in each material if temperature drops by 30 degree. Balls do not yield. Balls do not yield का मतलब क्या हो गया कि they will not allow it. There is no allowance basically. एरिया ऑफ बी दिया हुआ है, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है. अल्फा बी 1.9, नहीं सॉरी 19 ही है पूरा, ये ना 19. अल्फा एल्यूमिनियम 23, अल्फा स्टील 11.7 into 10 to the power minus 6. ओके, ये पर डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है. ईबी दिया हुआ है, ईएल दिया हुआ है, स्टील दिया हुआ है, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टीज आर गिवन टू यू. So you need to determine the stresses in each material. अगर हम टेम्परेचर 30 डिग्री से ड्रॉप कर देते हैं तो now this time we have a drop problem. आप इंक्रीज भी कर सकते हो, ड्रॉप भी कर सकते हो, doesn't matter. Tensile stresses and compressive stresses difference will come over here. तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर. Let us understand it like this. अगर आप टेम्परेचर ड्रॉप करोगे तो सबकी लेंथ डिक्रीज होगी, तो पहले तो कर दो, सबकी लेंथ डिक्रीज कर दो. ये जो डिक्रीज हुआ है ये थोड़ा ब्रॉन्ज के कारण हुआ है, थोड़ा एल्यूमिनियम के कारण हुआ है, थोड़ा स्टील के कारण हुआ है. हाँ, बट ये रियलिटी नहीं है. आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से इस पे पी फोर्स लगाकर इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाना पड़ेगा. तो ये जो है आपका इलोंगेशन, थर्मल इलोंगेशन नहीं, थर्मल कंप्रेशन जो हुआ है आपका, लेंथ में जो डिक्रीमेंट हुआ ईटी, ये टोटल जो हुआ है ये क्यों हुआ है, थोड़ा ब्रॉन्ज के कारण हुआ है. ब्रॉन्ज में कितना हुआ होगा,
P bronze, L bronze, A bronze, E bronze. अरे देखो वापस वापस इस प्रॉब्लम को ऐसे ट्रीट करो, वन मोर टाइम, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कोई कंफ्यूजन हो। स्टेप बाय स्टेप वापस से चलता है। मैंने क्या किया, मैं ऐसे यहां तक लाया और टेम्परेचर ड्रॉप किया, तो मैंने बस इमेजिन कर लिया कि यहाँ पर एक वॉल थी और इसने वॉल ने इसे फ्री छोड़ दिया, ठीक है। बट एक्चुअली में क्या वॉल ने इसे फ्री छोड़ा होगा? नहीं सर, इसे वॉल ने फ्री नहीं छोड़ा होगा। तो हुआ क्या होगा? सिचुएशन तो सर यही रही हुई होगी कि ये वापस से अपने ओरिजिनल बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे इस पे एक पी फोर्स लगाना पड़ेगा जो उसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आ जाएगा। तो ये टोटल जो है आपका इतना आपका थर्मल रिडक्शन हुआ साइज के अंदर। अब जब मैं ये पी फोर्स लगा रहा हूं, तो ये पी फोर्स जब मैं लगाऊंगा और इसको यहां से लेकर तो यहां तक लेकर आऊंगा, तो ये टोटल इलोंगेशन हुआ। अब ये इलोंगेशन की प्रॉब्लम के व्यू पॉइंट से सोचो इसको। मैं एक आपको प्रॉब्लम देता हूं कि एक ये 3 बार है, इसको यहां से लेकर मैं यहां तक लेकर आया, तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी? सर ये टोटल लेंथ होगी थोड़ा एक्सटेंशन इन दिस, थोड़ा एक्सटेंशन इन दिस एंड थोड़ा एक्सटेंशन इन दिस। व्हाट इज थोड़ा एक्सटेंशन इन दिस? पीबी एलबी अपॉन एबी ईबी। ब्रास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पी एल्यूमिनियम, लेंथ एल्यूमिनियम, एरिया एल्यूमिनियम, ई एल्यूमिनियम प्लस थोड़ा और एक्सटेंशन हो गया आपका, इसके कारण स्टील, ए स्टील। दिस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे इलोंगेशन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, यहाँ पे थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है बेसिकली। दिस इज योर थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये थर्मल कॉन्ट्रैक्शन किसके बराबर होगा? ये थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा, थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा स्टील में, थोड़ा ब्रास में, थोड़ा, तो अल्फा एल बी डेल्टा टी प्लस अल्फा एल्यूमिनियम लेंथ एल्यूमिनियम डेल्टा टी प्लस अल्फा स्टील लेंथ स्टील डेल्टा। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा कि जो फोर्स लग रहा है पी, वो तीनों मेंबर में सेम होगा। देयरफॉर पी एल्यूमिनियम, पी ब्रास, पी स्टील। हाँ, स्ट्रेसेस अलग अलग होंगी क्योंकि सबका एरिया जो है वो अलग अलग है, तो सबके पास अलग अलग इम्यून सिस्टम है बेसिकली, सबके पास अलग अलग ऑर्गन्स है, तो हर कोई अलग अलग कंट्रीब्यूट करेगा, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस सबकी अंदर अलग 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 होगी। तो दिस ऑल विल बी पी, पी एंड पी। ये सब वैल्यूज आपको पता है, यहां से पी आ जाएगा आपका ये इक्वेशन में, ये सारी वैल्यूज पता है, ये पता, 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 ये पता। यहां से पी निकाल लीजिएगा और पी के बाद आपको सबकी स्ट्रेसेस पता चल जाएंगी। That's how it is. What I can do is I'll give you answer for this question if I get that. Just a moment. So answers for this question will be
29.5 megapascal, 59 megapascal, 118 megapascal. ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्टील में होगा क्योंकि इसका एरिया कम है, तो ये स्टील है, ये एल्यूमिनियम है. So with this we end our first chapter where we were trying to deal with simple stresses and statically indeterminate system. So basically first chapter was totally dedicated to, इसलिए यहाँ पर मैं एक जरूर पॉइंट ऐड करूंगा, एक्शियल लोडिंग. आपको पहले ही दिन कहा था जब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ाना चालू किया था कि लोडिंग से आपके चैप्टर्स डिफाइन होंगे. अगर आप एक्शियल लोडिंग पढ़ रहे हो तो द चैप्टर्स वुड बी समथिंग एल्स, मतलब द साइंस वुड बी, द फिजिक्स वुड बी समथिंग एल्स. लोडिंग चेंज कर देंगे तो इंटरनल फोर्सेस चेंज हो जाएंगे, लाइक दैट. So this is what is our domain over here. Any questions, any queries, please ask. We have 5 minutes left with us. या प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम अगर आपके पास आ गई है तो सॉल्व करना स्टार्ट करो यार. तो एक टाइम है, अभी मैं देता हूँ. I'm giving you some gate problems. तो ये रिजिड सपोर्ट सेट 2, ये आपका गेट 2016 का प्रॉब्लम है, सेट 2 का. तो यहाँ पर एक छोटा सा गैप है 0.2 mm का, जिसको मैंने बहुत बड़ा बताया है. डेल्टा टी दिया हुआ है आपको प्रॉब्लम में 200 डिग्री सेल्सियस. आपको स्ट्रेसेस निकालनी है. ई दिया हुआ है आपको 200 गीगापास्कल और अल्फा दिया हुआ है 10 to the power -5 centigrade inverse. This one problem you should practice. Second problem you must practice is A, B, C, F, P, 3E, E. ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है. यहां पर आपको क्वेश्चन लिख देता हूं मैं. फॉर द डिफ्लेक्शन एट C to be 0, the ratio P by F would. So ये लैंग्वेज यूज की है एग्जामिनर ने. ये अगेन गेट 2016 की प्रॉब्लम है. सेट 2 2 मार्क्स. और कोई थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन दिखता है तो मैं दे देता हूं आपको.
हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है. हॉरिजॉन्टल बार fixed at one end जहां पर x equal to 0 has length 1 मीटर. E का वेरिएशन दिया हुआ है x से फंक्शन के साथ. मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टीज कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. कंटिन्यूस वेरिएशन का क्वेश्चन है. एक्सियल लोड जो है मतलब लोड कांस्टेंट है यहाँ पर. इज अप्लाइड एट फ्री एंड. फ्री एंड पे अप्लाई किया है और फ्री एंड है x इक्वल टू 1 मीटर पर. आपको एक्सियल डिस्प्लेसमेंट निकालना है. mm. This is GATE 2017 set 1. अच्छा जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिखा है मैंने आपको बता दिया है. एंड आई थिंक देयर इज नथिंग ग्रेट इन इट. बन जाएंगे क्वेश्चन आंसर. ऐसा नथिंग न्यू आई फाइंड ओवर हियर. अभी पॉइजन रेशियो वाला पार्ट मैं आपको थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा. ठीक है मैं थोड़ा प्लान कर लेता हूं क्योंकि मुझे एक बात बताओ. इज इट पॉसिबल टू हैव अ 3 hour lecture continuous this week, maybe on Sunday or tomorrow? Because whatever I want to teach it takes 3 hours, so it's better कि we have a sequence. ऐसी possibility है आप लोगों के साथ? Mechanical civil PI students. Okay, fine. Sunday, okay. So we'll talk about it on Sundays only. Yeah. Sir, can you take it in the evening? Evening, yeah. Actually, मैं only 8 to 10 slot I have. 8 to 12 slot I have empty. After that, I have regular classes till 11 o'clock. So no slot available. Sunday actually 2 to 7 is one session, with a break, and 9 to 11 is one session. So if we start at 11, then if we start at 9, so if we complete at 12, so at least I have a 2 hour gap with me for starting a lecture at 2 o'clock. Yes, sir. Then on Sunday it will be okay. Sunday 9 to 12 we can plan. Okay. But let's see क्योंकि मैं अगर कुछ और पढ़ा सकता हूँ आपको आज कल मतलब तो ठीक है. नहीं तो अदरवाइज फिर कोई सेंस नहीं होगा. देखते हैं चलिए जैसा भी होता है. I'll talk to मैनेज. आप लोगों को नोट 9 to 12 किसी को प्रॉब्लम है संडे को तो मैं मैनेजमेंट से एक बार परमिशन ले लूंगा. No, sir. Sunday 8 to 11. 8 to 11 I think there is some मैनेजमेंट को कुछ इशू रहता है इसलिए 9 से ही बताया उन्होंने. I'll talk 8 to 11 या 9 to 12. कोई इशू है किसी को दोनों टाइमिंग में से ऑन संडे? सर 11 के बाद हमारा लेक्चर है सर कैट का. संडे को? हाँ संडे को? हाँ 11:30 को. 11:30 से कौन सी ब्रांच में हो? मैकेनिकल. हाँ मैकेनिकल ना. हाँ ठीक है चलिए देखते हैं. I'll try. अगर हो पाता है तो इट्स वेल एंड गुड. नहीं तो फिर यूजुअल 9 to 11 टाइम वुड बी देयर. ओके गाइस. तो डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए. If you have doubt, please ask.